हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से द्विघात समीकरण का सेकंड क्लास हम फिर से आपको देंगे और क्लास में आपको समझना है कि पिछले क्लास में 4 क्वेश्चन छूटा हुआ था 4.1 का, और आज हम लोग 4.2 को पूरा फुल क्लियर करेंगे। और वीडियो के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहे, पूरा फुल क्लास आप देखिए और उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उसके लिए हम ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसी पे दोबारा फिर रिप्लाई देंगे। और अगर आपको हर एक क्लास, हर एक कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट उस चीज़ को सीख सके और सिलेबस को कंप्लीट कर सके। और उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक्स थोड़ा सा आप अपने तरीके से थोड़ा अच्छा से कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा उत्सुकता महसूस हो, थोड़ा मोटिवेट हम भी हो जाए कि हाँ, हमें पसंद किया जा रहा है, हमारी क्लासेस को पसंद की जा रही है, तो हम नेक्स्ट क्लास के लिए भी फिर से तैयार रहेंगे। चलिए, तो हम लोग क्लास को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात समीकरण को। और 4.1 का जो 4 क्वेश्चन बचा हुआ था उस 4 क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। और पिछला हम लोग एक बार 1 मिनट में हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े क्या थे, द्विघात समीकरण के चैप्टर में क्या पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। तो द्विघात समीकरण क्या था? द्विघात द्विघात समीकरण क्या था? द्विघात समीकरण। इसमें हम आपको बता चुके थे उसी टाइम तोड़ करके कि द्वि मतलब दो, घात का मतलब पावर, और समीकरण का मतलब बताया था कि बराबर के इक्वल टू इधर उधर मतलब कुछ रहे, अगर x प्लस वाई या तो x माइनस वाई समथिंग कुछ भी रहे तो उसे हम लोग समीकरण कहेंगे। इसी मिलावटी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। तो आज का क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं उस पर हम लोग चले जाते हैं और उस पर चलते हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हुआ आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन। आज हम लोगों के लिए पहला क्वेश्चन यह है, इसमें लैंग्वेज पढ़ना है। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आप उसका लैंग्वेज समझ लेते हैं, अगर आप उसका लैंग्वेज समझ लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या है, तो आप 50% सोल्यूशन आप वहीं पे कर लिए। और अगर आप लैंग्वेज को नहीं समझ पाए हैं तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज को समझना है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज को समझना है, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं उस प्रकार से आपको समझना है। लिखा हुआ है जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, उस चीज को समझते हैं कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, क्या हमें करना चाहिए। यहाँ पे देखना है, एक आयताकार भूखंड। क्या है? एक आयताकार भूखंड। एक इस प्रकार से कोई आयताकार भूखंड है, मतलब भूखंड का मतलब जमीन होता है, भूखंड का मतलब जमीन। कोई आयताकार एक जमीन है, उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरा एरिया, ये पूरा एरिया उसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। 528 मीटर है। कितना है? 528 मीटर। जो इस प्रकार से पूरा एरिया है, क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, क्षेत्र की लंबाई, ये जो है क्या है कि क्या है? लंबाई। क्या है? लंबाई। ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है, क्या है? चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। इसी चीज को समझना है, हम लोग को समीकरण यहीं से मिलेगा। क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन उसके ऊपर में लिख दिया गया था कि निम्नलिखित क्वेश्चनों का इसको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो हम सॉल्यूशन पे चलते हैं और समझते हैं उसमें कैसे क्या करना है। इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या है? लंबाई और चौड़ाई हम लोग को ज्ञात नहीं है। ज्ञात नहीं है मतलब मान सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं कि माना चौड़ाई, क्या? चौड़ाई बराबर x। मान लिए चौड़ाई बराबर x। तो यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा जरा सा ध्यान से कि क्षेत्र की जो लंबाई है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, किसके? चौड़ाई के, किसके? चौड़ाई के, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई कितना है? तो चौड़ाई के दोगुने, तो यहाँ पे x मतलब 2x से एक अधिक है, दोगुने से एक अधिक है। ठीक। तब इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई भूखंड की, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई, यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए लंबाई, क्या? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर टोटल क्षेत्रफल। क्या है? टोटल क्षेत्रफल। ठीक। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को आप भी कर लेना है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे एरो का साइन दे दे रहे हैं, ऊपर देखना है। लंबाई मेरा कितना है? लंबाई कितना आ चुका है? 2x प्लस 1
इंटू चौड़ाई कितना x, क्या है x इक्वल टू क्षेत्रफल टोटल कितना है, टोटल क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी नोट किए हैं 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। इसमें हम मीटर स्क्वायर अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि मीटर मीटर लास्ट में हम लोग को काटना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 2x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x प्लस 500 बराबर 528, ठीक है। उसके बाद समीकरण बनाना, हमको क्या करना है द्विघात समीकरण बनाना है, इसलिए क्या करेंगे उसको भी इस साइड ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यही हुआ मेरा फाइनल आंसर। कैसे, हमको बोला गया था कि द्विघात समीकरण के रूप में इसे निरूपित कीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में इसे निरूपित कीजिए, तो हमने यहाँ पे निरूपित कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। और अगर इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी हो, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो उसके लिए भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं, उस सॉल्यूशन को आपको देखना है और समझना भी है उस सॉल्यूशन को कैसे हम लोग कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप नोटबुक लेकर के बैठे हुए तो नोट करते जाइए, ठीक है। आप लोगों का क्लास चल रहा है 10th का है, 10th का द्विघात समीकरण चौथा चैप्टर, उसमें हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे पूछा नहीं है क्वेश्चन कि ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई, लेकिन अगर ज्ञात करना ही है तो हम लोग कैसे करेंगे उस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मेरा इक्वेशन आ चुका है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये होता है दो तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दो तरीके से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। पहला तो इसको हम गुणनखंड विधि से हम लोग इसका x निकाल लेंगे, और नहीं तो मूल के विधि से हम लोग इसका x निकाल लेंगे, ठीक है। तो x जहां से निकल गया तो x ही तो था, x क्या था, x बराबर चौड़ाई था, x बराबर चौड़ाई और 2x प्लस 1 बराबर क्या था लंबाई। तो हम लोग x अगर निकाल लेते हैं तो टोटल वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम गुणनखंड करके निकाल दे रहे हैं, 528 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 31, तो फिर 32 आ जाएगा ना। देखना है गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, तो लास्ट का 528 और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 1056 और बीच में जो रहेगा, बीच में जो है इसको घटा करके तो जोड़ करके इसको फैक्टराइज में करना है। इसका पहले फैक्टर लिखना है, क्या लिखना है फैक्टर, तो इसको हम लिख रहे हैं 31 गुना 32। अब देखना है 31 और 32 में घटा करके एक आना चाहिए, प्लस 1 और गुना करके कितना आना चाहिए तो माइनस 1056। तो 31 32 को गुना किया जाए, अगर हम इसको ले लेते हैं माइनस में, इसको लेते हैं प्लस में, तो प्लस माइनस और इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 1056। इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर जो माइनस में है उसको हम लोग ले लेंगे, जो माइनस में वो वैल्यू आ जाएगा क्या प्लस में, और जो प्लस में वो माइनस में, इसलिए माइनस में कभी चौड़ाई है तो लंबाई हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग किसको लेंगे -31 को। -31 क्या आएगा +31, तो x बराबर निकल जाएगा 31 और 2x बराबर हम लोग निकाल लेंगे 2x प्लस 1 बराबर 31 गुना 62 और 1 63। अगर ये नहीं भी समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं ऑलरेडी। अगर ये चीज समझ में आ गया तो और भी बेटर है, नहीं समझ में आया तो फिर अगली बार फिर बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देख रहे हैं, ठीक। तो देखना है सेकंड क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से। क्या हम बोले थे आपको कि सबसे पहले आपको लैंग्वेज समझना है, क्या करना है लैंग्वेज समझना है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लिए मतलब आपका सॉल्यूशन 50% खत्म, लिखेंगे वहां पे 50% खत्म, मतलब 100% आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में, आपके माइंड में, ठीक है। तो ध्यान देना है, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, कर्मागत का मतलब होता है लगातार, कर्मागत का मतलब लगातार, क्या होता है लगातार, मतलब छोड़ करके नहीं, लगातार, ठीक। और धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं लेना है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब +1 +2 +3 या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वह माइनस में नहीं होगा, ठीक है, वह माइनस में नहीं होगा। उसके बाद उसका गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांक हम किसे कहते हैं तो पूर्णांक एक रेखा पे जो माइनस में और प्लस में जो टोटल वैल्यू होता है, इसी से हम पूर्ण मान को हम लोग क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। और उसी का गुणनफल को, गुणनफल कितना है 306 है। गुणनफल का मतलब उन दोनों का गुणांक, तो हमें तो पता नहीं है कि दो कर्मागत धनात्मक है कौन कौन सा, ये तो हमें नहीं पता कि दो कर्मागत धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी है, तो ये तो हमें नहीं पता। लेकिन उन दोनों का गुणांक 306 दिया गया है। लेकिन अब उसके बाद ज्ञात करने क्या बोल रहा है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखना है इस प्रकार से,
उम्मीद है कि आपको लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। करना क्या है, दो लगातार धनात्मक संख्या लेना है और उन दोनों को गुणांक जो है 306 दिया हुआ है उसी से हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। मानते हैं कि पहली धनात्मक संख्या बराबर x, पहली धनात्मक संख्या बराबर x, यहीं पे लिख रहे हैं दूसरी धनात्मक संख्या बराबर, अब दूसरी धनात्मक संख्या क्या आ सकती है, लगातार है, क्या है, लगातार, तो उसका अंतर कितना का होगा, एक का, जैसे एक के बाद क्या आता है 2, इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 1, 2 के बाद क्या आता है 3, इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 1। उसी प्रकार से धनात्मक में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कितना का अंतर रहेगा, 1 का, तो 1 जोड़ देंगे तो अंतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब इन दोनों का गुणांक अब इसलिए लिखेंगे, इसलिए इन दोनों का गुणांक क्या दिया हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 1। इन दोनों को गुना करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 306। क्वेश्चन के अनुसार कितना प्राप्त हो रहा है, 306। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x गुना x मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 से तो x हो जाएगा, और 306 को इधर ले आएंगे तो 306 बराबर 0। इस प्रकार से हम लोगों का यह सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा पूरा। हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। तो इस प्रकार से देखना है, अब थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं, वहां तक हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। और उसी प्रकार से फिर से हम लोग थर्ड क्वेश्चन में भी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमें फिर से लैंग्वेज समझ में आया, आप थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए, थोड़ा सा ऊर्जा अपने अंदर भरिए, समझने की क्षमता रखिए थोड़ा सा। रोहन की माँ की आयु, इस तरह से समझना है। अगर इसमें हमको लैंग्वेज समझ में आ गया मतलब मेरा पूरा फुल सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना है, और दूसरा तक तो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग फिर से लैंग्वेज को समझेंगे और फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है लैंग्वेज को बिल्कुल बढ़िया से पढ़ करके 1 मिनट आप पढ़ने में लगाइए, 30 सेकंड आप उसको समझने में लगाइए, 1.5 मिनट, और जहां से 1.5 मिनट आप समझ गए मतलब फिर से 90 सेकंड में आप तुरंत के तुरंत यहाँ पे सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर से आप क्वेश्चन को देख रहे हैं। रोहन की माँ उससे किससे, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी मतलब 26 वर्ष ज्यादा। अब उनकी आयु का गुणनफल, उनकी मतलब उन दोनों का, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल से 3 अधिक 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब उसके बाद मतलब अभी करंट में जो उसके बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखना, हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, क्या करते हैं, जो हमें अज्ञात रहता है हम उसे पहले मान लेते हैं, उसके बाद उस प्रकार से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। माना रोहन की आयु बराबर x, तो उनकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, और रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस क्या हो जाएगा 26, चूंकि 26 वर्ष क्या है ज्यादा। अब बिल्कुल प्रश्न से हम लोग चले जाएंगे, प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न अनुसार देखना है क्या कहता है, 3 वर्ष पश्चात, अभी फिलहाल में क्या है x, तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगा x प्लस 3, और इसका भी क्या है, उनकी माँ का क्या आयु है x प्लस 26 प्लस कितना 3 वर्ष पश्चात, और इन दोनों का गुणांक जो है वो कितना है 360, इस प्रकार से। ठीक, अब वो लास्ट स्टेप क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, तो इस प्रकार से x प्लस 3 यहाँ पे और यहाँ पे x प्लस 29 इक्वल टू 360, ठीक है, 360। इस प्रकार से x को 29 से मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 को x से मतलब 3x, और 3 को फिर 29 से 9 27 और 3 दूना 6, 6 और 2 8, ठीक है, 360। यहाँ पे देखने हैं लास्ट, यहाँ पे कुछ हम लिख रहे हैं ऊपर में, इसी लाइन को कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32, 32x प्लस 87 बराबर 87 है, यहाँ पे कितना है 87 और -360
बराबर 0, -360 बराबर 0। आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट में जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट को देखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 200, यहाँ पे 87 घटेगा तो 227, 217, 217, 60 उधर तो 273, टोटल कितना हो जाएगा 273 बराबर 0। ये क्या हुआ, मेरा द्विघात समीकरण। ये क्या हुआ, मेरा द्विघात समीकरण। यही मेरा आंसर है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, टाइम को ज्यादा ना खर्च करते हुए। तो उसी प्रकार से अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चले आए हैं, और फोर्थ क्वेश्चन को देखना है उसी प्रकार से लैंग्वेज को फिर से समझना है, लैंग्वेज को सही से समझना है, ठीक है। लैंग्वेज आप समझे, क्वेश्चन हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं आपको कि लैंग्वेज को आपको समझना है, लैंग्वेज को समझना है कि हमको बोल क्या रही है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और दिया क्या है, ठीक है। एक रेलगाड़ी क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से मतलब एक ही चाल से, मतलब अगर 80 के स्पीड में चल रहा है तो 80 के स्पीड में 480 किलोमीटर टोटल तय करती है। अगर 90 का स्पीड है तो 90 का स्पीड से, या तो 100 का स्पीड है तो 100 का स्पीड से, 150 का स्पीड से, उसमें कम कहीं नहीं होता है, ठीक है। एक समान चाल से दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल जो है अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब अगर एक घंटा में जो 90 किलोमीटर चल रहा है, एक घंटा में जो 90 किलोमीटर चल रहा है, अगर वह वहां पे अगर 82 चलता है, जो एक घंटा में 80 किलोमीटर चल रहा है, अगर वहां पे 72 किलोमीटर चलता है, मतलब कुछ भी होता, जितना स्पीड था उससे अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो इस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। इस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। पहले भी कुछ टाइम ले रहा होगा, पहले हम मान लेते हैं कि 10 घंटा में पहुंच रहे थे, अब 3 घंटा अधिक लेगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने के बाद 3 घंटा अधिक लेगी, तो 10 घंटा वाला कितना घंटा में तय करेंगे, तो 13 घंटा में। तो हमें बताना कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल क्या थी, उसी चीज को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल जो है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर x, चाल क्या मान लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल दूरी है कितना, टोटल दूरी जो है वो कितना है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। उसके बाद प्रश्न के अनुसार हम क्या दूसरा पॉइंट को देख रहे हैं, दूसरा यहां तक हमारा क्लियर हो गया लाइन। उसके बाद बोला जा रहा है कि 8 किलोमीटर क्या है, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में कमी कर देने पर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल कम कर देने पर रेलगाड़ी की चाल निकालना है। रेलगाड़ी की चाल बराबर, पहले से चाल कितनी थी x, और x माइनस 8 हो जाएगा। पहले से कितनी थी, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी माने हैं x, और अब 8 किलोमीटर घट जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखना इसका क्या होगा, समय निकाल रहे, इसमें समय निकाल रहे, तो समय बराबर हमको पता है पहले से, साइंस के अनुसार समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, टोटल दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है टोटल 480 बट्टा चाल कितना है, तो x माइनस 8 है, x माइनस 8। अब इसी दोनों दूरी को मिला करके, इसी दोनों स्पीड को मिला करके, दोनों स्पीड को मिला करके हम अब प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखना है ध्यान से थोड़ा सा, तो देखना है हम लोग कैसे इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में लास्ट में यहाँ तक का लाइन क्लियर हो चुका है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो इस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेंगे, उसी से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे मिटा रहे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आपको कि किस प्रकार से। अब हम लोग को सिर्फ एक ही हमारा पॉइंट बचा हुआ क्या है, तो 3 घंटा अधिक लेती है, 3 घंटा अधिक लेती है। मेरे अनुसार जो x किलोमीटर, जो 480 किलोमीटर टोटल x किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार चलती है, तो प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो 480 किलोमीटर, ठीक, और टाइम कितना लेता है x टाइम लेता है, और x दूरी को
एक्स दूरी के अनुसार चलता है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा क्या है, चाल है, ये क्या है, समय, ये क्या है, चाल है, ये हमारा समय है। पहला ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके अनुसार, तो 480 बट्टा एक्स माइनस 8। जब इतना दूरी, जब गाड़ी की चाल जो है, यह मान लेते हैं कि यह क्या है, मेरा टाइम है, क्या है, टाइम है, और यह मेरा क्या है, चाल है, क्या है, चाल है, और ये भी क्या है, एक्स मेरा चाल है। इसलिए यहाँ पे एक्स एक्स काटना नहीं है, एक्स को एक्स से काट नहीं देना है। ये क्या है, चाल अलग है, टाइम अलग है। इसी प्रकार से एक्स माइनस 8 यहाँ पे चाल है, और एक्स 480 किलोमीटर को तय करने में जो टाइम लग रहा है, उस चीज को टाइम कितना लग रहा है, तो 3 घंटा कम, 3 घंटा कम, मतलब 3 घंटा अधिक लग रहा है। इसके अनुसार अधिक लग रहा है तो कम उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस। बैलेंस करने मतलब समीकरण को संतुलन करना है, क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित इस प्रकार से हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ करेंगे कुछ नहीं, इसमें सिर्फ गुना और भाग करना है। तो गुना और भाग हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। -3 क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना है, अधिक लग रहा है, अधिक लग रहा है मतलब इसके अनुसार, अगर इसके अनुसार यहाँ पे अगर 8 घंटा लग रहा होगा तो इसमें 5 घंटा जो है अधिक लगेगा, मतलब 8 5 8 और 3 घंटा अधिक लगेगा, मतलब 8 3 11 घंटा, 8 3 11। अगर ये वाला 3 इधर होता है तो इस प्रकार से बैलेंस नहीं हो पाता, इस प्रकार से बैलेंस नहीं हो पाता। बैलेंस करने के लिए हम लोग 3 को जो अधिक बोल रहा था उसको हम लोग घटा दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको गुना कर देंगे, 480 एक्स बटा एक्स बराबर 480 एक्स माइनस 8 और 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे इस प्रकार से, 480 एक्स बटा एक्स, इसको इधर ले आएंगे, इसको बाएं साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा, 480 बटा एक्स माइनस 8 बराबर हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा, -3। क्या हो जाएगा, -3। चाहेंगे तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ से 480 कॉमन निकलेगा, 480 कॉमन निकाल सकते हैं। 480 कॉमन कहने मतलब बाहर निकल जाएगा दोनों जगह से, और x बटा x बच जाएगा, माइनस 480 अगर निकला है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/x माइनस 8 बराबर हो जाएगा -3। इसको हम लोग काट सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 16 तिया 48, 16 तिया 48, 160 और 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से ये कर रहे हैं, इसका भिन्न का घटाव जो है 160, और यहाँ पे इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8, x इंटू एक्स माइनस 8। अब हम लोग इससे भाग देंगे तो x और x खत्म हो जाएगा, x माइनस 8 बच जाएगा, x माइनस 8 बच जाएगा। x माइनस 8 को इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, यहाँ पे जब लेंगे तो x माइनस 8 खत्म, बचेगा क्या, x। तो x को 1 से गुना मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, इक्वल टू -1। इस प्रकार से 160 अब हम लोग इसमें गुना कर देंगे, 160 इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 एक्स स्क्वायर, 160 एक्स स्क्वायर माइनस 160 को यहाँ पे 16 112, 112 एक्स मतलब 1120 एक्स, उसके बाद प्लस यहाँ पे माइनस 160 एक्स, 160 एक्स बराबर यहाँ पर ये वाला, यहाँ पे ये जो बराबर यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे जो उस साइड लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे है क्या, भागा में, तो इधर हो जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इस प्रकार से अब हम लोग जो है इसको हम लोग बिठा रहे थोड़ा सा ऊपर में, और देखना है लास्ट में हम लोग करना कुछ नहीं, लास्ट में सिर्फ घटा देना है 160 एक्स स्क्वायर, और इधर कितना है 1, तो हो जाएगा कितना 159, इधर आएगा तो 159 हो जाएगा, 159 एक्स स्क्वायर। चाहेंगे तो हम लोग बिना काटे भी कर सकते हैं, बिना काटे हुए कर सकते हैं, नहीं तो उसी तरह से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे है 160 एक्स स्क्वायर, इधर एक एक्स स्क्वायर है, तो आप इधर आगे घटेगा तो बचेगा कितना, 159 एक्स स्क्वायर माइनस -11 माइनस 160 कितना हो जाएगा, 1280 माइनस 1280, और इधर ही 8 आकर के घटेगा तो हो जाएगा 1272 एक्स, उसके बाद 1272, ठीक है, 1120, और यहाँ पे 1100 1200 1280 और इधर तो ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 0, क्या आ जाएगा 0। यहाँ से फिर हम लोग चाहेंगे तो 3 फिर से निकाल सकते हैं, 3 5 15, 3 5 15 मतलब 53 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो 4 तिया 12 और 24 तिया 72, 24 तिया 72 एक्स बराबर 0।
यह मेरा हुआ फाइनल आंसर। क्या हुआ? फाइनल आंसर। इस प्रकार से हम लोग का 4.1 खत्म हो चुका है। अब हम लोग 4.2 पे पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट में, टाइम ना लेते हुए ज्यादा। और उसमें देखना है 5 मिनट में उसमें 5 क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग देख चुके हैं 4.2 में देख रहे हैं। इसमें कब देखना क्या है, इसमें एक अलग नियम है, गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। इसी विधि से हम टोटल क्वेश्चन में एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और किसी में भी अननोन को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है और थोड़ा सा ध्यान से देखना है। गुणनखंड विधि का मतलब होता है, गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि इसका जो फर्स्ट जो है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो 10 है एक्स स्क्वायर, और जो 10 है इसको मल्टीप्लाई किया जाए। किसको? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 10x स्क्वायर। ठीक, अब जो आ गया इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणांक, फैक्टर का मतलब गुणांक। किस प्रकार से तोड़े, किस प्रकार से तोड़े कि उस संख्या को जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या तो फिर घटाने पर, जोड़ देने पर या फिर घटा देने पर आ जाना चाहिए 3x। क्या आना चाहिए? 3x, और गुना करने पर आना चाहिए -10x स्क्वायर, -10x स्क्वायर। जैसे 5 गुना 2, 5 गुना 2, तो 5 गुना 2 हम ले रहे हैं -5 और +2, -5 और +2। तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को घटाएंगे तो -3, -3 मतलब -3 आ चुका है। और इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 गुना 10, और माइनस प्लस माइनस मतलब कितना आ जा रहा है? -10। और x को लेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, तो उस प्रकार से हम लोग 5 और 2 को ले सकते हैं। ठीक है, तो देखना है 5 और 2 को कैसे लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि x स्क्वायर माइनस 5x, क्या लिख रहे हैं? 5x + 2x माइनस 10 बराबर 0। जैसे यहाँ पे बीच में समझना है, हम जो यहाँ बीच में लिए हैं 3x के लिए लिए -5x + 2x, तुम लोग घटा करके तो कितना आ रहा है? -3x। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और उस चीज को तोड़ना है, और तोड़ करके देखना है कि हम दो कौन सी संख्या ले जिसको घटाने या फिर जोड़ने पर बीच वाला संख्या प्राप्त हो, जो यहाँ पे दूसरा पद है। ठीक है, इस प्रकार से निकल गया। इसमें हम लोग कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में है, जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पर इसमें x है, इसमें x है, तो x निकाल लिए बाहर, तो यहाँ पे 2x में 1x निकल गया, बचा क्या? 1x। यहाँ पे 1x निकल चुका है, बचा क्या? 5 प्लस यहाँ से निकाल रहे 2, यहाँ से भी निकाल रहे 2। ठीक, तो यहाँ पे 2 निकल गया, बचा क्या? x। और यहाँ पे माइनस, तो माइनस, और यहाँ पे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 2 निकल चुका है, तो बचा क्या? 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं x + 2, x + 2, x + 2, और इसको लिख सकते हैं x, ये दोनों जो है उसको एक ही बार में लिख सकते हैं x - 5 बराबर 0। अब हम लोग का निकल गया x का वैल्यू, इसलिए शून्यक के लिए क्या करेंगे? x + 2 बराबर 0 और x - 5 बराबर 0। इस प्रकार से हम लोगों का आंसर यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, आंसर कैसे निकलेगा तो यहाँ से तुरंत देख लेना है। इसी x + 2 को क्या लिखेंगे? x बराबर -2, x बराबर -2, और x - 5 को क्या लिखेंगे? x बराबर 5। क्यों? क्योंकि इधर था +2 तो इधर आएगा -2, इधर था -5 तो इधर हो जाएगा तो +5। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को बना रहे हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले 2 और 6 को गुना करेंगे, 2 और 6 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़ और घटा करके गुना करके आना चाहिए 12, और जोड़ आया तो फिर घटा करके आना चाहिए कितना? x मतलब 1 आना चाहिए, कितना? 1। अब 4 गुना 3 ले रहे, 4 गुना 3, बताओ 4 थिया 12, और 4 में से 3 चला गया, कितना बचा? 1। तो इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x लेंगे 3x, 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा? यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, यहाँ से x और यहाँ से भी x, तो बच जाएगा क्या? यहाँ पे x और यहाँ पे +2। यहाँ से ले लेंगे -3 अंदर बच जाएगा x + 2, यहाँ पे 3 दूना 6 मतलब x + 2 बराबर 0। अब निकल जाएगा क्या? 2x - 3 इंटू x + 2, इन दोनों को मिलाकर के एक ही बार। अब यहाँ से हम लोग x बराबर जब निकालेंगे तो x बराबर 3/2 और फिर x बराबर -2। इस प्रकार से हम लोग सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन को देखना है, अगर ये नहीं समझ में आया थर्ड क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है, थोड़ा सा समझना है बढ़िया से। इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ठीक है, देखना है यहाँ पे जो संख्या है और यहाँ पे जो है इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई।
अब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √2 गुना √2 मतलब कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो फिर रूट के अंदर 4 मतलब कितना निकलेगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 5, 2 × 5 मतलब कितना आ जाएगा 10। 10 को किस प्रकार से तोड़ना है ताकि वो गुना करने जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए 10। तो इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं √2x² प्लस 5x ले लेते हैं, क्या लेते हैं 5x मतलब 5 × 2, 5 × 2 5 दूनी 10 और 5 2 जोड़ेंगे तो 7, तो 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। उसके बाद हम लोग यहाँ से इन दोनों से हम लोग यहाँ पे √2 निकालेंगे, क्या करेंगे √2 निकालेंगे और यहाँ से x, यहाँ से भी x, यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ x और यहाँ पर बच जाएगा 2 को लिख सकते हैं हम लोग √2 गुना √2, √2 गुना √2 बराबर होता है 2। इसका उल्टा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक रूट निकल गया तो बचा क्या 1√2, ठीक है, क्या बचा 1√2 प्लस उसके बाद यहाँ पे 5 निकालेंगे कॉमन, बचेगा x प्लस यहाँ से 5 निकल गया बचा क्या √2, ठीक, बराबर 0। इसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे √2x और प्लस 5 और अंदर में लिख लेंगे x प्लस √2x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से हम लोग का शून्य निकल जाएगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन निकाले थे, तो हो जाएगा √2 प्लस 5, √2 प्लस √2x प्लस 5 बराबर 0, मतलब कितना हो जाएगा x बराबर ये जाएगा इधर तो हो जाएगा -5 और यहाँ पे गुना में √2 है तो यहाँ पे भागा में, ठीक, और यहाँ पे x प्लस √2x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -√2, इधर चला जाएगा तो माइनस में, ये हुआ मेरा आंसर, ठीक है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन मतलब फोर्थ क्वेश्चन को देख रहे हैं, पहले किसको देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 8 जो नीचे में है ये हम सोच रहे हैं कि सब में गुना कर दे, सब में गुना कर दे मतलब इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा खत्म, तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16x² माइनस यहाँ पे 8x हो जाएगा और ऊपर में यहाँ पे 8 होगा तो 8 8 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को गुना किया जाए, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और घटा करके आना चाहिए कितना, घटा करके जोड़ करके 8, तो क्या ले लेंगे 16x²। अगर 16 को इस तरह से 4 और 4 तोड़ते हैं, 4 और 4, अब बताओ -4 -8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -8 और गुना करने पर क्या हो जाएगा 4 4 16, तो ले लेंगे -4x और -4x प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, क्या 4x बच जाएगा x - 1 और यहाँ से भी निकाल लेंगे -1 -4, तो बच जाएगा 4 निकाल रहे हैं यहाँ से भी, तो कितना हो जाएगा 4 निकलेगा तो हो जाएगा x प्लस 1, क्या हो जाएगा अच्छा 1 निकलेगा ना, यहाँ पे बचा 4x, क्या बचा 4x, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4x - 1 बराबर 0। उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे शून्य के लिए इस प्रकार से 4x को और -1 को 4x - 1 बराबर 0 और लिख लेंगे इसको 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, इस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे गुना में है तो क्या हो जाएगा भागा में, यहाँ पर भी उसी प्रकार से x बराबर 1/4। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे हुआ खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं और आज का क्लास उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और किसी तरह का अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। थैंक यू। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।